नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज राहुल गांधी को जाने क्या हो गया था, कैसी कैसी बातें करने लगे। मोदी के लिए बोले कि इसे तो मैं पागल कर दूंगा। यह आजकल रात को सो नहीं पाता। अमित शाह के लिए बोला कि वो सो कॉल्ड चाणक्य 20 दिन से पार्लियामेंट में घुस नहीं पाया। मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर राहुल गांधी बहुत ओछी बातें करने लगे। संदीप दीक्षित को गले लगाकर मोदी का मजाक उड़ाने लगे। जॉर्जिया मेलिनी तक बात पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में इस लेवल की बातें कैसे कर सकता है, आज ये सवाल है। बात की शुरुआत आज संसद से शुरू हुई थी। सुबह राहुल की पार्टी के नेता बंदर बंदर कर रहे थे और शाम आते आते राहुल गांधी ने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। आपको ये सब खुद ही सुनना पड़ेगा, तभी शायद आप भरोसा करें या ना ही कर पाएं कि राजनीति में इस स्तर की बात भी कोई कर सकता है, इस लहजे में भी कोई बोल सकता है। लेकिन ये बातें हुई, ये बातें राहुल गांधी ने कही। आप रिपोर्ट देखिए, आपको यकीन आएगा। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन संसद के बाहर कांग्रेस ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। इसका पहला सीन ये है। लीड एक्टर ये हैं, नाम है पवन खेड़ा। ये संसद का परिसर है और नौटंकी कर रहे राहुल गांधी के सांसद हैं। हाथ में लेकर क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं, खुद देख लीजिए। पवन खेड़ा के हाथ में सॉफ्ट टॉय है। इनके साथ कई कैरेक्टर हैं। ये इमरान प्रतापगढ़ी हैं। इनके हाथ में भी टेडी है। पीछे उद्धव के राइट हैंड संजय राउत खड़े हैं। वो भी इस ड्रामेबाजी के किरदार हैं। दीदी के खासम खास सौगत राय हैं। बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन ये भी तमाशे का हिस्सा हैं। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी वाले भी खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। हाथ में टेडी लेकर क्या दिखाना चाहते हैं? क्या संसद इसीलिए बनी है? क्या इंडी गठबंधन के सांसद संसद में यही नौटंकी करने आए हैं? सवाल यह है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं और सांसदों ने जिस तरह सॉफ्ट टॉयज लेकर नारे लगाए, क्या वैसे नारे लगने चाहिए जो नारे सॉफ्ट टॉयज हाथ में लेकर संसद के कैंपस में लगाए गए? क्या ऐसा तमाशा कभी संसद में हुआ? 56 इंच कहकर देश की सबसे पावरफुल संस्था का मजाक उड़ाया गया। क्या कभी किसी विपक्ष ने ऐसा किया है? बंदर वो खुद ही है ना, बंदर खुद ही है ना। देश तोड़ने वाली ताकत के साथ जो है वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आ जाता है। हिम्मत है तो वो झारखंड में सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस ले रहा है? वो जिन्ना का जो है असली वारिस यदि को है तो राहुल गांधी। एक मनबढ़ू और सनकी नेता के कारण पूरे महीना क्या मजाक बना दिया। बांदर लेकर के आ रहे हैं। क्या बांदरों की टीम है? क्या वो मदारी लोग हैं क्या? छी 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 छी। कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। मदारी अपने आप को घोषित कर दिया। बंदर लेकर के आ रहे हैं, घुमा रहे हैं। कहीं कोई सांसद मदारी नहीं हो सकता, लेकिन वो आप इतना बिलो द बेल्ट कि बंदर लेकर के आ गए। सदन को नहीं चलना है, नहीं चलाना है। राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। राहुल गांधी अपरिपक्व हैं। राहुल गांधी अनुशासनहीन हैं। राहुल गांधी उच्छृंखल हैं। राहुल गांधी अहंकार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अधिकारी हैं जिनके अंदर राजनीतिक मर्यादा का कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान की संसद एक रंगमंच नहीं है। देश आपके इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर आप समझते हैं कि इससे आपको फायदा होगा तो और आपके लोगों की हार होगी। देश कभी अहंकारी गैर जिम्मेदार राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता। हकीकत तो यह है कि आज देश की संसद में जो हुआ वह किसी तमाशे से कम नहीं है। काम भी नहीं हुआ। इसी हंगामे, पोस्टरबाजी और नौटंकीबाजी में पूरा मॉनसून सत्र धुल गया। 11 बजे से पहले संसद के बाहर जमकर तमाशा हुआ। इस तमाशे का दूसरा सीन यह है। यहां का लीड रोल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्ले कर रहे हैं। दूसरे सीन में थीम चेंज हो गई है। इस थीम में सॉफ्ट टॉय पीछे चला गया है। चढ़ावा चोरी का डायलॉग फ्रंट पर आ गया है। इस सीन में प्रियंका गांधी भी फ्रंट पर हैं, सुप्रिया सुले हैं, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव, अवधेश प्रसाद हैं और दीदी के राइट हैंड डेरिक ओ ब्रायन हैं। पूरा इंडी खेमा है, लेकिन यहां डायलॉग बदल गया है। खुद खड़गे इस पूरे प्ले को डायरेक्ट कर रहे हैं। खुद देख लीजिए और सुनिए। संसद में चर्चा का वक्त नहीं है, लेकिन तमाशे और ड्रामे के लिए पूरा वक्त है। जेन जी के लिए संसद ठप करवा देंगे, लेकिन जब डिबेट की बात आएगी तो या तो डिबेट छोड़कर भाग जाएंगे या गोल पोस्ट बदल लेंगे। संसद में ड्रामेबाजी का तीसरा सीन यह है। यह पूरी पिक्चर समाजवादी पार्टी की प्रोडक्शन है। पिक्चर का नाम है चंदा चोर गद्दी छोर। यहां का सब्जेक्ट दान पात्र है, बोरी है और यहां भी सब्जेक्ट बीजेपी है। राइट साइड में पूरी लाल टोपी वाली सेना है। समाजवादी पार्टी इस थीम से 2027 में साइकिल दौड़ाने की उम्मीद कर रही है, लेकिन सवाल तो यह है कि संसद में ऐसी ड्रामेबाजी क्यों? क्या संसद इसी तमाशे के लिए है? यह चर्चा संसद के भीतर क्यों नहीं हो सकती? हकीकत यह है कि विपक्ष की दो पार्टियां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गरिमा गिराने की सारी हदें पार कर दी। पिछले 20 दिनों से चंदा चोरी का नाटक किया गया। पप्पू यादव को साधु बना दिया गया। चोरी की एक्टिंग करवाई गई। चले थे सनातन वोट बटोरने। इस ड्रामेबाजी से लेने के देने पड़ गए। हर रोज संसद में नए नए कैरेक्टर के साथ नया नया ड्रामा किया जा रहा था। बस संसद में काम नहीं होने दिया जा रहा था। संसद सत्र के खत्म होने के साथ दान पात्र में 2,15,490 रुपए और चांदी की 2 गिन्नी इकट्ठी हुई। इस रकम को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। सपा सांसदों ने इस रकम को मंदिर में जमा कराया।
इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के ड्रामे का चैप्टर खत्म हुआ। एकदम पर्ची मिल गई और आप सबके सामने है 2,15,490 रुपए 2 चांदी की गिन्नी। इस संसद सत्र के दौरान विपक्ष के सारे माननीय सदस्यों के सहयोग से और कुछ पत्रकार साथियों के सहयोग से हमारी पार्टी के साथियों ने इकट्ठे किए। ये पूरा जो भी इकट्ठा हुआ था चंदा, वो हमने यहाँ के पंडित जी पुजारी जी को, महंत प्रमोद शर्मा जी को और पंकज जी को रिसीव करा दिया। उसकी उन्होंने मुझे रसीद भी दी और पूरा आशीर्वाद दिया है। ये समाजवादी लोगों की तरफ से या विपक्ष के लोगों की तरफ से जो भी चंदा आया है, एक एक पाई प्रभु के चरणों में हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। सवाल तो इस बात का है कि क्या इस सब ड्रामे से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या पूरे इंडी गठबंधन को फायदा होगा? हैरानी तो इस बात की है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों ने पूरी एनर्जी नौटंकीबाजी में झोंक दी। किसी को अपने क्षेत्र का, अपने लोगों की समस्या का सरोकार नहीं रहा। बस एक बात का सरोकार था, 2027 की गद्दी कैसे मिले। लेकिन वो भूल गए कि जिस पिच पर वो लड़ने जा रहे हैं वहां योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, जिन्हें सनातन की पिच पर हराना नामुमकिन है, और वो यूपी 300 के लक्ष्य को भेदने के लिए जुट गए हैं। महिला आरक्षण प्लस महिला लाडली लक्ष्मी योजना इसी का हिस्सा है। सुबह 11 बजे से पहले मकर द्वार के बाहर का सीन तो ऐसा था मानो एनडीए के सांसद और इंडी के सांसद आज केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली नोकझोंक, पहली तू तड़ाक, पहली नारेबाजी, पहली पोस्टरबाजी संसद भवन की सीढ़ियों पर हुई। फिर सारा एक्शन संसद भवन के मकर द्वार पर शिफ्ट हो गया। बीच में संसद के सुरक्षा कर्मियों को दीवार बनानी पड़ी। दोनों पक्ष के सांसद आपस में ही भिड़ गए। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल तेरी चोरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मकर द्वार के बाहर संसद पूरी अखाड़ा बन गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि देश के सांसद हैं। संसद में वो हो रहा था जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। सारी मर्यादाएं पार कर दी गईं। सुनिए किस तरह से दोनों तरफ से बयानबाजी हुई। सरकार को जवाब दे, सरकार प्रोटेस्ट कर रही है। हाँ, मैंने पहली बार ये देखा है। ये दृश्य नया दृश्य है। ये किस तरह की बातें हैं? उनको कह रहे हैं चर्चा कीजिए, कहते हैं हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें चर्चा चाहिए। फिर कहते हैं चर्चा कीजिए तो कहते हैं हमें चर्चा नहीं, जवाब चाहिए। ये बातों में उलझा रहे हैं। इसका मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी देखे हैं आप, 12 साल से सत्ता पे बैठे हुए सरकार अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मुर्दाबाद बोल रहे पार्लियामेंट में। इनकी ये हालत हो गई है। इनकी ये हालत हो गई है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सदन से आने से डरते हैं। राहुल गांधी चोर है, उसमें हिम्मत नहीं है। करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है और वो चोर है और उसके दिमाग में जो है जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है। आज अरे 20 दिन क्या किए तुम? राहुल गांधी भगोड़े हैं। राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं।
मकर द्वार पर यह सब होता रहा। 11 बजे लोकसभा शुरू हुई। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राहुल गांधी सब मौजूद थे। पहले वंदे मातरम का गान हुआ, उसके बाद कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। से वॉश आउट हुआ मैम पूरा, इस पर क्या कहेंगी मैम? मैम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट? 21 दिन तक मानसून सत्र में सब कुछ हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ। सिर्फ हुई तो तमाशेबाजी हुई, नौटंकी हुई, ड्रामा हुआ। सच्चाई तो यह है कि यह सब मोदी, अमित शाह की वजह से नहीं, सिर्फ एक आदमी की जिद की वजह से हुआ। ऐसे ही सॉफ्ट टॉयज कुछ लोग बैग में छिपाकर नहीं लाए थे। ऐसे ही नहीं हर रोज नई नई तख्तियां और नए नए नारे नहीं लगाए जा रहे। ऐसे ही नहीं सदन में रोज हंगामा हो रहा था। ऐसे ही नहीं नए नए सीन, नए नए डायलॉग आ रहे थे। इन सबके लीड एक्टर, मेन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब राहुल गांधी थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से राहुल गांधी की लड़ाई पॉलिटिकल से ज्यादा पर्सनल हो गई है। जिस तरह से राहुल गांधी मर्यादाओं की सीमाओं को तोड़ रहे हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है कि संसद में तो राहुल गांधी ने जो कराया वो कराया, लेकिन बाहर आकर भी उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। तू तड़ाक पर उतरा है। राहुल गांधी की डायलॉग डिलीवरी सुनिए। नरेंद्र मोदी रात भर नहीं सोता है, इनको हम पागल कर देंगे। अमित शाह सो कॉल्ड चाणक्य भाग गया। अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं घुस पाया। We can drive them crazy. इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, where has he disappeared? भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो I have not reached there yet. राहुल गांधी का टारगेट मोदी सरकार के नंबर 1 और 2 हैं और मोदी का मजाक उड़ाना इनकी हॉबी बन गई है। ऐसे ही नहीं कह रहे कि मॉनसून सत्र के हंगामे और तमाशेबाजी के मेन लीड एक्टर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे, लेकिन मकसद फॉरेन पॉलिसी खराब है ये बताना नहीं था, मकसद मोदी का मजाक उड़ाना था। राहुल गांधी स्टेज पर संदीप दीक्षित से गले मिले और ये कहकर मोदी का मजाक उड़ा दिया कि हेड ऑफ द स्टेट से गले मिलने को मोदी विदेश नीति समझते हैं। जहां भी जाते हैं विदेशी नेताओं के गले पड़ जाते हैं। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। किसने डाला, कहां से घुसा भाई? फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा। I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले मिलना।
अब उनके दिमाग में पता नहीं कहां से घुस गया कि ये मेरे दोस्त हैं। वो गले लगने लग गया, थोड़ी देर बाद हो जाता है कि भैया मेरा दोस्त है, गले लग लिए 3 बार, दोस्त होगा। वो पीछे पकड़ लिया उन्होंने। हाँ? वो 2 मिनट में देखो, ये सोच रहे कि मेरे बड़े फ्रेंड हैं, है ना, ये सोचे मेरे बड़े फ्रेंड हैं, ये मैं अपने आप को इनका फ्रेंड नहीं मानता हूं, तो ये आ रहे गले मिलने, मैं आ रहा हूं गला पकड़ने। और मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में लपेट लिया। संसद में 21 दिन तक ऐसी नौटंकीबाजी हुई और पूरे इंडी गठबंधन के कैरेक्टर्स ने ये एक्टिंग और तमाशा कहां से सीखा, ये आप समझ गए होंगे। देश की संसदीय परंपरा की मर्यादा को तोड़ने में राहुल गांधी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या आपने किसी एलओपी को, प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री के बारे में ऐसी भाषा बोलते सुना है? और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये ड्रामा नहीं है, ये हार की खींच है। चुनाव में मोदी से बार बार हारने का फ्रस्ट्रेशन है। मोदी की इमेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आज से नहीं, सालों से कर रहे हैं। अगर देखेंगे तो राहुल गांधी की पूरी टाइमलाइन है जो मोदी सरकार का गुब्बारा फोड़ने में ही लगी है। गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड, गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए, उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज, आप लोगों का भी प्रयोग होता है, बट इनको बात समझ नहीं आ रही है, गुब्बारा फट गया है। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नरेंद्र मोदी की जो छवि थी ना, जो रेप्यूटेशन था, जो इमेज थी, वो आज हिंदुस्तान में खत्म हो गई है। गुब्बारा फट गया है, धड़ाक से गया। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि मोदी टॉप लीडर हैं, उन्हें डराना, झुकाना आसान नहीं। अगर राहुल गांधी को लग रहा है कि मोदी डर गया, 20 दिन तक अमित शाह संसद में नहीं आए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। सच ये है कि मोदी अभी चुप हैं क्योंकि दहाड़ने का टाइम अभी नहीं आया है, और जब वो दहाड़ेंगे तो राहुल गांधी कहीं ठहर नहीं पाएंगे। युद्ध के मैदान में ईरान से ज्यादा खबरें रूस से आ रही हैं। यूक्रेन ने काला सागर में रूस के आखिरी पोर्ट पर बहुत बड़ा हमला किया है। जल, थल, नभ तीनों तरफ से ड्रोन्स, मिसाइल्स, बम चलाए जा रहे हैं। पुतिन के 4 जंगी बेड़े बर्बाद हो गए हैं। रूस पर महाविध्वंसक हमला ऐसे वक्त पर किया गया है जब पुतिन खुद देश से बाहर हैं। यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा अटैक। काला सागर में रूस का सबसे बड़ा पोर्ट, नेवी बेस तबाह। पुतिन पर ज़ेलेंस्की का थल, जल, नभ तीनों से हमला। चार साल 5 महीने 20 दिन बाद रूस पर ऐसा हमला हुआ जो पुतिन की कल्पना से परे है। ज़ेलेंस्की ने रूस पर ऐसी चोट की है जो युद्ध का परिणाम बदल सकती है। काला सागर में रूस के सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट नोवरोसिस्क पर धमाके हो रहे हैं। रात के अंधेरे में यूक्रेनी मिसाइल अचानक सूरज के विशाल गोले की तरह चमकती है। रूसी एयर डिफेंस जब तक उसे आसमान में इंटरसेप्ट करे वो पुतिन के नेवी पोर्ट से जाकर टकराती है।
तभी मिसाइलों के साथ स्वार्म ड्रोन यानी ड्रोन का झुंड यूक्रेन की तरफ से आता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए मिसाइलों के साथ 500 से ज्यादा ड्रोन भेजे थे। पुतिन के एयर डिफेंस ने नोवरोसिस्क को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, सैकड़ों इंटरसेप्टर दागे, फिर भी रूसी एयर डिफेंस यूक्रेन की कई मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में फेल हो गया। रूसी पोर्ट के बड़े हिस्से में आग लग गई। पोर्ट के आसपास बने 4 कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आग के शोलों में घिर गए। 3 की मौत हो गई, 20 से ज्यादा घायल हो गए। रूसी पोर्ट से आग के शोलों का गुबार ऐसे उठ रहा है जैसे कोई परमाणु बम फट गया हो। ज़ेलेंस्की का हमला इतना घातक था कि पोर्ट में बना रूसी ओवरब्रिज जमीन पर औंधे मुंह आ गिरा। यूक्रेन की मिसाइल टकराने से रूसी ओवरब्रिज का एक हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। ज़ेलेंस्की ने एक ही रात में रूस के 4 जंगी बेड़ों को उड़ा दिया। इसमें 2 फ्रिगेट, 1 कार्गो और एक मॉड्यूलर पेट्रोलिंग शिप है। फ्रिगेट में एडमिरल माकारो, एडमिरल एसेन, जिनसे रूस ओडेसा पोर्ट और कीव में गाइडेड मिसाइलें लॉन्च कर तबाही मचाता रहा है। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन ने काला सागर में रूस के महत्वपूर्ण बंदरगाह और नेवी बेस को उड़ाने के लिए कौन सा वेपन इस्तेमाल किया जिन्हें रूस का एडवांस एयर डिफेंस नहीं रोक पाया। यूक्रेन ने रूसी पोर्ट पर हमला 3 तरह के हथियारों से किया। सैकड़ों की संख्या में पालियानित्सिया ड्रोन दागे जो जेट इंजन से लैस थे। यूक्रेन ने सी ड्रोन बोट्स को रूसी पोर्ट तक पहुंचाकर भयंकर हमले किए। रही सही कसर नेपच्यून एंटीशिप मिसाइलों ने पूरी कर दी जो सटीक निशाने पर लगी। काला सागर में रूस का आखिरी पोर्ट नोवरोसिस्क है जो सेमेस खाड़ी के तट पर बसा हुआ है। काला सागर में रूसी एसेट की सुरक्षा के लिए यहां बड़ी फ्लीट तैनात रहती है। ज़ेलेंस्की ने एक ही रात में इसे बेहद कमजोर कर दिया है। रूस यहां से कच्चे तेल और गेहूं का एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेनी हमले में रूस के 2 बड़े ग्रेन टर्मिनल बेकार हो गए। इससे वैश्विक बाजार में गेहूं की आपूर्ति को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इसके अलावा पोर्ट सिटी में 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानों और 24 से अधिक आवासीय इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। रूस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं निर्यात करने के लिए 2 प्रमुख पोर्ट का इस्तेमाल करता है। एक नोवरोसिस्क जिस पर यूक्रेन ने हमला किया है, दूसरा तुअप्से। दोनों काला सागर के तट पर बसे हैं। रूस ने 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 9,76,000 टन गेहूं एक्सपोर्ट किया। नोवरोसिस्क पोर्ट से 7,75,000 टन गेहूं विदेशों में भेजा जो उसके कुल निर्यात का 79% है। रूस ने तुअप्से पोर्ट से 1,23,000 टन गेहूं निर्यात किया जो उसके कुल निर्यात का 12% है। दूसरे पोर्ट से सिर्फ 78,000 टन गेहूं निर्यात किया जो 10 दिनों में उसके कुल निर्यात का 9% है। यूक्रेन के हमलों के बाद नोवरोसिस्क पोर्ट सिटी में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। शहर में पानी और कई जरूरी चीजों का संकट पैदा हो गया है। अगर इस पोर्ट पर दोबारा ऐसे ही बड़े हमले हुए तो दुनिया में खाद्यान्न संकट गहरा सकता है, क्योंकि यूक्रेन के गेहूं का एक्सपोर्ट रूस ने करीब करीब ओडेसा पोर्ट से बंद कर दिया है। वहां ब्लॉकेड लगा दिया है। ज़ेलेंस्की के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अब एकमात्र जरिया डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी यूक्रेन को यूरोप के 10 देशों तक वाटर कनेक्टिविटी देती है।